की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। शेयर। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। लगता है ऑडियो म्यूट हो गया था। ये स्क्रीन दिख रही है क्या जो मैं दिखाना चाहती हूँ? पीपीटी दिख रही है क्या आप लोगों को? यस यस यस। ओके, दिख रही है। आवाज़ क्लियर है? तो मैं स्टार्ट कर दूँ? यस ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा है। आज हम देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे 1995। तो फर्स्ट आप कोई भी एक्ट पढ़ो ना, मतलब जब आप कोई भी बेयर एक्ट देखोगे, अ, तब आप देखोगे कि किसी भी एक्ट में स्टार्टिंग में उसका शॉर्ट टाइटल होता है कि वो एक्ट किस नाम से जाना जाता है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के अंडर जाना जाता है। 1995 में वो इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट मतलब अप्लाई हुआ था। कहाँ पे? तो पूरे इंडिया पे। और जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है तो वो बस इंडिया में नहीं, पर जो हिंदूज़ है और इंडिया के और इंडियन टेरिटरी के बाहर भी रहते हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है। और इसमें अब देखते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, तो ये अप्लाई किसके किसके ऊपर होता है? जो हिंदूज़ है। तो हिंदूज़ में भी कैटेगरीज़ है। तो हिंदूज़ में कौन-कौन आते हैं? वैष्णव आते हैं, लिंगायत आते हैं, ब्राह्मो आते हैं, ब्राह्मो समाज के लोग आते हैं, प्रार्थना समाज के लोग आते हैं, आर्य समाज के लोग आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं। तो इन सारे लोगों पे ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है तो वो अप्लाई होता है। और इसमें एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या-क्या है? तो ये एक्ट कुछ ऐसी ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको मेंशन किया है, उन शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर लागू नहीं होता है। और उसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो नॉन हिंदूज़ हैं, उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट नहीं होता। तो नॉन हिंदूज़ कौन किसको बोल सकते हैं हम? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज़ और जूस। तो इनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो अभी हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट 1 मिनट बस मुझे एक मैसेज करने दीजिए। अश्विनी अगर जॉइन हो गई होगी तो बताना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ऑन नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में, और मैं अब जब पढ़ा रही हूँ तो आपको कोई डाउट आए तो आप एक तो चैट बॉक्स में अभी लिख के लीजिए। आप बाद में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी आवाज़ ना आए, आपको स्क्रीन ना दिखे, तो फिर मुझे बता देना, क्योंकि मुझे वो वाली स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अभी हम देखेंगे कि डेफिनेशंस है कुछ एक्ट में। तो आपको एग्ज़ाम के इसमें इतना डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ओवरऑल हिंदू मैरिज एक्ट पता होना चाहिए। तो आपको पूछते हैं कि कस्टम यानी क्या? तो कस्टम यानी क्या होती है कि जो जो कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रथाएँ होती हैं जो हम सदियों से फॉलो करते आते हैं, तो उसको बोलते हैं कस्टम। अ, आशु पूर्ण आवाज़ येतोय ना नीट? तो उसको हम कस्टम बोलते हैं। और फिर ये जो ये होता है, मतलब हाँ,
तो इसमें क्या होता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है तो वो उसके ऊपर, मतलब अगर किसी को डिवोर्स लेना है या किसी को शादी करवानी है, हाँ, तो उसका जुरिस्डिक्शन किसके अंडर है? तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो उसके अंडर उसका जुरिस्डिक्शन होगा। मतलब आपको पूछेंगे क्वेश्चन कि ए और बी कपल है, हाँ, और ए ने बी से शादी की है, लेकिन बी जो वाइफ है तो वो ए से ये करना चाहती है, डिवोर्स लेना चाहती है, तो वो इस कोर्ट में जाएगी। और फिर आपको ऑप्शन आया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट। तो उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है जो भी मैरिज वगैरह है उसके ये लेने का, फिर डिसीजन लेने का। तो इसमें भी और कंसेप्ट है इस डेफिनेशन पार्ट में, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, और फुल ब्लड। तो फुल ब्लड यानी क्या? डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सेम एंसेस्टर एंड वाइफ, मतलब एक ही वाइफ से जो बच्चे होते हैं और जो फैमिली क्रिएट होती है, तो उसको फुल ब्लड मानते हैं। हाफ ब्लड यानी क्या? डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सेम एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ वाइफ तो इसमें क्या होता है कि सेम फैमिली, मतलब जो मेन मैन होगा तो वो सेम होगा, लेकिन जो भी आगे की फैमिली होगी वो दो वाइफ। और यूटेराइन ब्लड यानी क्या? कि जो डिसेंडेंट्स होंगे तो वो सेम एंसेस्टर्स से होंगे, लेकिन जो हस्बैंड होगा वो अलग होगा। और इसमें एक कंसेप्ट है कि आपको पूछेंगे कि सपिंडा रिलेशनशिप यानी क्या? तो सपिंडा रिलेशनशिप यानी क्या? कि वो ये एक्सटेंड होती है 3 जनरेशंस थ्रू दी मदर्स, मतलब जो मदर होगी उसके साइड से 3 जनरेशन। किसी को अगर हिंदी में कंफर्टेबल ना हो तो लोग बताना, हम हिंदी और मराठी में कर सकते हैं, और इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों में करें, कन्वर्ट कर दूंगी अगर आपको हिंदी में समझने में इशू आए तो। वरना हम एक ही लैंग्वेज में आगे चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो एक्सटेंड सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड करती है 3 जनरेशन थ्रू मदर साइड और 5 जनरेशन टू फादर साइड। तो वो एक एक दूसरे के सपिंडा कहलाएंगे। मतलब मेरी मेरी जो मम्मी होगी उसके 3 जनरेशन है, मेरी मम्मी, उसके बाद के उनके मम्मी के, मेरे मम्मी के पिताजी और उनके दादाजी। तो उनके साथ मेरी रिलेशनशिप क्या होगी? सपिंडा होगी। और मेरे पापा के साइड में क्या होगी? मेरे पापा, फिर उनके दादाजी, दादाजी के पिताजी, पिताजी, दादाजी के दादाजी, और एक पीछे। तो 5 जनरेशन होगी मेरे फादर के साइड में। तो ये होगी सपेंडा रिलेशनशिप। मदर के साइड में 3 जनरेशन याद रखना, और फादर के साइड में 5 जनरेशन। उसके बाद में आता है कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इसमें इंक्लूड होते हैं कि लीनियल एसेंडेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, अंकल नीज, एंड नेफ्यू। मतलब क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? मतलब कि इस रिलेशनशिप में आप लोग शादी नहीं कर सकते। जैसे कि दो सिबलिंग्स, दो बहन भाई में शादी नहीं कर सकते। अंकल और नीस, मतलब भतीजी और चाचा भतीजी, ये शादी नहीं कर सकते। आंट नेफ्यू, चाची और उसका जो भतीजा होगा वो शादी नहीं कर सकते। और ये मतलब ये अप्लाई कब होता है कि अप्लाइज टू रिलेशनशिप बाय ब्लड अडॉप्शन, मतलब कोई बाय ब्लड रिलेटेड है एक दूसरे के। कोई अडॉप्शन, मतलब जैसे कि ए है, ए ने बी चाइल्ड अडॉप्ट किया है, लेकिन समझो कि उसने बॉय अडॉप्ट किया और उसको पहले से ही एक लड़की है। तो वो अडॉप्टेड, उसका जो अडॉप्टेड वो जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तो वो एक उनकी उनके बीच में शादी नहीं करवा सकता। तो ये एक है। लेकिन अगर कोई रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि किस रिचुअल्स में मामा की लड़की से शादी करते हैं, तो वो अलाउ है, क्योंकि वो कस्टम है और वो रिचुअल में, हिंदू रिचुअल्स में अलाउ किया गया है, तो उसमें वो शादी कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी के जो ये है तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहलाएंगे। फिर बाद में हम देखते हैं कि कंडीशंस, कि क्या कंडीशंस है जो हिंदू मैरिज एक्ट को मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज करने के लिए अप्लाई होती है। तो वैलिड हिंदू मैरिज एक्ट के लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कि उसमें क्या होगा कि नो लिविंग स्पाउस। नो लिविंग स्पाउस मतलब कि आप जब ये कर रहे हो कि एक मिनट, स्लाइड ये हो गई।
हाँ, तो इसमें अगर कोई भी वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या कंडीशंस है कि नो लिविंग स्पाउस। नो लिविंग स्पाउस यानी क्या कि आप जब शादी कर रहे हो, एक इंसान ए और बी से शादी कर रहा है, तो उसकी अगर पहली शादी हो गई होगी, हाँ, तो उसकी जो वाइफ होगी वो ज़िंदा नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका हस्बैंड होगा तो वो ज़िंदा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो शादी कर सकता है दूसरी। और जिससे भी शादी करो उसकी मेंटल कैपेसिटी, मतलब ऐसा ना हो कि कोई सामने वाला अनसाउंड माइंड यानी ये आपको कंसेप्ट आएगी आगे भी। अनसाउंड माइंड यानी कि मेंटली स्टेबल ना होना। तो कोई भी उसमें से कंसेंट देने के लिए कि हाँ, ए की शादी हो रही है बी से, लेकिन समझो कि ए मेंटली रेडी नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसकी शादी हो रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेंटली कैपेबल नहीं है समझने के लिए, तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और किसी भी पार्टी को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और किसी को भी इंसैनिटी की अटैक नहीं आनी चाहिए। तो वो ये कि वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एज रिक्वायरमेंट। एज क्या होनी चाहिए? जो दूल्हा होगा यानी ब्राइड ग्रूम होगा, वो मस्ट बी 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए, और ब्राइड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। एटलीस्ट नहीं, वो 18 ईयर ओल्ड होनी ही चाहिए। और उसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कि जैसे कि हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप देखे पिछले इसमें डेफिनेशन में, कि कोई भी पार्टीज विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। मतलब जब तक उनकी कस्ट उनको परमिशन नहीं देती मैरिज करने के लिए, तब तक। जैसे कि एक सिबलिंग्स के बीच में शादी नहीं हो सकती, सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, कि वो एक दूसरे के सपिंडा होने नहीं चाहिए। मदर के साइड 3 जनरेशन, फादर के साइड 5 जनरेशन। आगे आएंगे हम सेरेमनीज के ऊपर। तो आप जब हिंदू मैरिज एक्ट देखते हो ना, तो उसमें कुछ सेरेमनीज होती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती है, कि उसके अलावा वो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं कहलाएगा, कि वो सेरेमनी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तब तक उस एक्ट को सॉरी तब तक उस मैरिज को अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं ला सकते। तो उसमें कुछ कस्टमरी ये होती है, तो रिचुअल्स होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि सप्तपदी सप्तपदी सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल है। तो सप्तपदी में क्या होता है कि टेकिंग 7 स्टेप्स टुगेदर बिफोर अ स्केर्ड फायर, कि वो आग की जो आग लगी होती है, मतलब जो हवन हो, आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड, तो उसके बीच के उसके गोल 7 फेरे लेते हैं उस अग्नि के, तो उसको बोलते हैं सप्तपदी। सप्तपदी पता ही होगा। अ, तो ये हो गया सप्तपदी। फिर बाद में हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। तो ये हो गया सप्तपदी, और ये हिंदू मैरिज आपकी हो गई। और शादी होने के बाद आपको रजिस्टर करना है। तो वो रजिस्ट्रेशन का मेन ये है, मतलब पर्पस उसका है कि आपको प्रूफ है, मतलब आपकी शादी हो गई है, इसका प्रूफ होगा ये रजिस्ट्रेशन। और इसमें रूल क्या है कि अ, किसके अंडर आपको रजिस्टर करना है, कि स्टेट के अंडर, जो भी आपकी स्टेट होगी उसके उसमें आपको वो आप एक्ट, जैसे कि आपने महाराष्ट्र में शादी की तो आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर करोगे आपकी शादी। और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, और वो फाइन 25 रुपए के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो आपको फाइन पे करना होगा। उसके बाद है इंस्पेक्शन एंड एविडेंस। तो क्या है कि जो हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार होगा, मतलब रजिस्टर करने जाओगे तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर रजिस्टर होगा, तो वो इंस्पेक्शन करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो भी आपने कैसी शादी की है, तो वो सब आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। वो एविडेंस ज़रूरी है। हाँ, पर ऐसा हो गया कि समझो हम ये कर दें कि ए और बी की शादी हो गई, लेकिन दोनों ने शादी रजिस्टर ही नहीं की। मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया समझो एग्जाम में, कि ए और बी की शादी हो गई है लेकिन उनकी शादी रजिस्टर नहीं है, और तो ये वैलिड हिंदू मैरिज है क्या? मतलब उनकी शादी वैलिड है क्या अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट? तो यस, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी वजह से वैलिडिटी ये नहीं होगी, इम्पैक्ट नहीं होगी। तो ये पॉइंट याद रखना, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर बाद में है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुनल राइट्स
जुडिशियल सेपरेशन, वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये सारे हम देखेंगे ये क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो इफ स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, द एग्रीव पार्टी कैन बी फाइल पिटीशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो इसमें क्या होता है कि एक एक जो स्पाउस होता है या फिर एक जो पार्टनर होता है, वो कोई भी हो सकता है, वाइफ हस्बैंड, तो वो मतलब विदाउट एनी रीजन और एक्सक्यूज जो सामने वाला पार्टनर है या फिर स्पाउस है उसको छोड़ देता है, उसके साथ नहीं रहता, तो इसमें वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते के लिए। तो फिर कोर्ट उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसको राइट है, तो वो पिटीशन लेगा, वो देखेगा पिटीशन रियल है या नहीं, और उसके ऊपर वो मतलब एक तो डिनाई कर देगा वो पिटीशन, या फिर अ, ये कर देगा, मतलब उसके ऊपर एक्शन लेगा। और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, तो जो स्पाउस विड्रॉ किया है, मतलब जिसने ये किया है कि जो ये करेगा कि मुझे सोसाइटी, मतलब उसने मेरे राइट से विड्रॉ किया है, तो वो प्रूफ करके दिखाएगा कि कैसे ये किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, रीजनेबल एक्सक्यूज उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर आता है जुडिशियल सेपरेशन। तो इसमें क्या होगा कि ईदर पार्टी कैन फाइल जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, मतलब कोई भी पार्टी, उसमें हस्बैंड और वाइफ फाइल कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए आफ्टर डिग्री पास्ट। तो इसमें पिटिशनर इज नो लॉन्गर obliged टू कोहैबिट द विद द रिस्पोंडेंट, मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो उसके साथ रहे। और डिक्री कैन बी रिस्काइंड बाय द कोर्ट इट डीम्स टू जस्ट, मतलब अगर कोर्ट को लगेगा कि ये रीजनेबल है, जुडिशियल सेपरेशन की जिसने भी मांग की है वो रीजनेबल है, तो कोर्ट वो ग्रांट कर देता है। और नहीं लगता तो फिर वो कोर्ट आगे की प्रोसीजर हो जाती है कि आप रहो, आप साथ में रहो, देखो डिस्प्यूट सॉल्व होता है कि नहीं, तो वो कोर्ट वैसे समझाता है, वरना वो डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि वॉइड मैरिज। अब वॉइड मैरिज क्या होता है कि उसमें वॉइड मैरिज की डेफिनेशन देखते हैं। अ मैरिज इज वॉइड इफ इट कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सेक्शन 5। अगर ये अभी जो मैं कंडीशन बताने वाली हूँ वो अगर फॉलो नहीं की गई तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगा। तो उसमें क्या है, बायगैमी। बायगैमी यानी क्या कि एक, मतलब किसी का एक पार्टनर, मतलब किसी की शादी, अफसाना पूर्वा प्लीज आवाज देते, अगर किसी बायगैमी क्या है कि अगर कोई पार्टनर जिंदा है किसी का, मतलब ए की बी से पहले से ही शादी हो गई है और वो जिंदा है फिर भी बी दूसरी शादी कर रहा है, मतलब सेकेंड मैरिज, पहली वाइफ के होते हुए भी सेकेंड मैरिज करना, तो वो जो दूसरी मैरिज करेगा तो वो होगी वॉइड मैरिज, उसको कानूनी कोई राइट नहीं होंगे, क्योंकि उसकी पहली पार्टनर जिंदा होते हुए भी उसने फर्स्ट शादी की है। फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है कि जैसे कि दो सिबलिंग्स में शादी हो गई, अंकल और नीज में शादी हो गई, तो फिर उसमें भी हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बोलेंगे, तो वो भी वॉइड मैरिज में आएगा रिलेशनशिप। अगर वो पार्टी एक दूसरे में सपिंडाज है, सपिंडाज रिलेशन में आती है, तो भी वो वॉइड मैरिज होगा। तो इसमें क्या होगा कि जिस कोई भी पार्टी पिटिशन फाइल कर सकती है, किसके लिए, कि वो उनकी जो मैरिज है वो नल डिक्लेयर की जाए, न कि वो मैरिज एज ए मैरिज कंसिडर ना की जाए। तो अगर बायगेमी हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, सपिंडा रिलेशनशिप हो, तो मैरिज वॉइड मैरिज होगी। और वॉइडेबल मैरिज। अब वॉइडेबल, वॉइड और वॉइडेबल ये दो टर्म समझ लीजिए। वॉइड यानी वो पूरी, मतलब उसको कोई लीगल राइट नहीं मिलेंगे। वॉइडेबल यानी क्या कि आप वॉइडेबल, वो मैरिज मैरिज होगी लेकिन आप उसको वॉइडेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको वो शादी चलाए रखनी है या फिर उस पार्टी को वो शादी वॉइडेबल करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि अ मैरिज इज एंड कैन बी एनर्ड ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड। कौन से ग्राउंड है, इम्पोर्टेंसी। तो इसमें हमें पता चले जैसे कि कोई भी एक पार्टनर, उसमें भी मेल पार्टनर होता है कि अगर वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको बच्चे नहीं हो सकते, या फिर अ, वो अगर रिप्रोडक्शन में ये है, कैपेबल नहीं है, तो उस ग्राउंड के ऊपर
हम ये कर सकते हैं, वॉइस अवॉइडेबल कर सकते हैं। फिर मेंटल डिसऑर्डर, कि शादी के वक़्त पता नहीं था आपको कि वो मेंटली फिट नहीं, मतलब आप समझ रहे थे कि मेंटली फिट है, लेकिन आपको पता चलता है कि ही इज़ नॉट मेंटली फाइन। तो आप उस ग्राउंड के ऊपर भी ये ले सकते हैं, मतलब वो मैरिज अवॉइडेबल कर सकते हैं। और अगर उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, यहाँ पे क्या देखा है कि रिस्पोंडेंट वाज इनकेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट और अनफिट ऑफ मैरिज ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर, वही कि मेंटली केपेबल नहीं है। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय द फोर्स और फ्रॉड, शादी करते वक्त कोई भी या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड, किसी का भी कंसेंट फ्रॉड से लिया होगा, तो भी ये वॉइडेबल, मतलब वो बोल सकता है कि मैं कंसेंट दे रही, अलग समझ के दे रही थी, कि समझो कि ए समझ रही थी कि वो जिससे शादी करने जा रही है वो बी है, लेकिन उसकी शादी हो गई सी से, तो उस वक्त उसको पता नहीं था, तो वो इस ग्राउंड के ऊपर वो उस मैरिज को वॉइडेबल कन्वर्ट कर सकती है। फिर प्रेगनेंसी बाय अनादर, मतलब जो रिस्पोंडेंट होगा, मतलब रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ केस फाइल की गई है, तो एप्लीकेंट क्या करेगा कि रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट है, वो मतलब शादी के वक्त प्रेग्नेंट है, तो फिर वो मैरिज को वॉइडेबल कर सकता है। एक तो इम्पोर्टेंसी एक ग्राउंड है, दूसरा मेंटल डिसऑर्डर याद रखना, दूसरा कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स एंड फ्रॉड, प्रेगनेंसी बाय अनदर। तो ये 4 ग्राउंड पे आप मैरिज वॉइडेबल कर सकते हो। और इसमें लिमिटेशन क्या है देखिए, कि फ्रॉड और फोर्स, तो आप अगर आप बोल रहे हैं कि मतलब, या जो भी क्लाइंट होगा, एप्लीकेंट बोल रहा है कि मेरा जो कंसेंट था वो इन्होंने फ्रॉड से लिया है, मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो मैंने कंसेंट तब ये समझ के, कंडीशन समझ के मैंने शादी की थी। तो आपको क्या, तो फिर वो जो पिटिशनर होगा तो उसको वो 1 ईयर के अंडर ये करना है, मतलब केस फाइल करनी है 1 ईयर के अंडर। वो 3 साल के बाद में आने आके नहीं बोल सकता कि मेरा मैरिज, मेरा कंसेंट तो फ्रॉड से लिया गया था, तो मुझे अभी ये शादी नहीं कंटिन्यू करनी है। तो उसको 1 कंडीशन कंपल्सरी है। तो इसके बाद में आती है कि प्रेगनेंसी बाय अनदर, की पिटिशनर को पता है कि वो प्रेग्नेंट है मैरिज के वक़्त में, तो उसको जो भी उस मैरिज को अवॉइडेबल करना है, तो वो 1 साल के अंडर उसको वो करना है, वो कि उसको वो उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। वो जो भी डिसीजन होगा वो उसको 1 ईयर के अंडर लेना है। अगर उसके बाद वो लेता है तो वो अवॉइडेबल मैरिज नहीं होगी, तो फिर उसको वो डिवोर्स की प्रोसेस, जो आगे की प्रोसेस होगी वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है डिवोर्स। तो डिवोर्स आता है सेक्शन 13 में। तो फिर सेक्शन 13 में हम डिवोर्स देखें, तो डिवोर्स के ग्राउंड क्या है वो देखते हैं। इसमें वो दोनों को अप्लाई होते हैं, हस्बैंड को भी अप्लाई होते हैं और वाइफ को भी। तो अडल्ट्री यानी क्या, कि जो भी कोई पार्टनर होगा उसमें हस्बैंड या वाइफ, वो वॉलेंटरली सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही है अनादर पर्सन के साथ, अदर देन देयर स्पाउस, आफ्टर द मैरिज, मतलब शादी के बाद किसी के क्या बोलते हैं, किसी के दूसरे के साथ संबंध है, तो फिर वो आएगी अडल्ट्री। अडल्ट्री तो सबको पता ही होगी, मतलब मैं ऐसा ये समझ रही हूँ। फिर उसके बाद में आती है क्रूएल्टी। तो क्रूएल्टी में क्या है कि कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस को एकदम बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, क्रूएल्टी कर रहा है उसके साथ, तो भी वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। फिर उसके बाद में आता है डिजर्शन। तो डिजर्शन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस 2 इयर्स दोनों, मतलब जो भी रिस्पोंडेंट है वो, मतलब एक स्पाउस दूसरे के साथ नहीं रह रहा है, डिजर्ट कर रहा है, मतलब विदाउट एनी रीजन वो उसके साथ नहीं रह रहा है, उसको छोड़ के अलग रह रहा है, और ये अगर कंटिन्यूअस 2 ईयर हो रहा है, तो वो पिटिशन कर सकते हैं डिवोर्स के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। तो फिर उसके बाद आता है कन्वर्जन इनटू अनदर रिलीजन। मतलब क्या, कि शादी करते वक्त उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर शादी की, लेकिन समझिए कि जो स्पाउस होगी, तो एक स्पाउस ने डिसाइड किया, मतलब हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कन्वर्ट होगा क्रिश्चियनिटी में, तो इस और वाइफ को तो नहीं कन्वर्ट होना है क्रिश्चियनिटी में, तो इस ग्राउंड के ऊपर वो
ये कर सकते हैं, मतलब डिवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कि बायगैमी, मतलब फॉर वाइव्स ओनली, कि स्पेशल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो उसमें बायगैमी की अगर उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली उसके होते हुए भी, तो वो उसके लिए डिवोर्स सीक कर सकती है। और दूसरे उसके बाद में आता है सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब जो भी उसका हस्बैंड होगा वो रेप या सूडोमी या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस के अंडर में उसको जेल हो गई होगी, तो वो भी उस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स ले सकती है। फिर आता है फेलियर टू पे मेंटेनेंस, मतलब वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा, उसके मतलब वाइफ अगर कमाती नहीं है, वो उसके हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो घर संभालती है, लेकिन वो उसका जो डेली खर्चा है वो नहीं उठा सकता, तो उस ग्राउंड के ऊपर भी वो डिवोर्स सीक कर सकती है। और फिर आता है चाइल्ड मैरिज, यानी कि उस लड़की की शादी जो 18 की एज में होनी चाहिए थी, लेकिन वो 18 की एज में ना होते हुए 15 और 18 के बीच में हुई है। तो वो जब वो 18 कंप्लीट होगी या फिर जो भी जिसी भी एज में होगी, तो अगर उसका चाइल्ड मैरिज हुआ होगा तो भी वो डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। अब आते हम देखते हैं कि अ, एक होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स होता है, कि दोनों पार्टीज चाहते हैं कि हम दोनों मतलब साथ में नहीं रहना है, तो वो म्यूचुअल ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हैं। उसके लिए मतलब 6 से 18 महीने में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उनको डिवोर्स मिल जाता है। और ये म्यूचुअल अगर डिवोर्स लेना है तो उनके लिए उसके लिए 1 ईयर वेटिंग पीरियड होता है, मतलब उनको आप जब कोर्ट में कोई भी पार्टी कोर्ट में ये करती है, फाइल करती है केस कि हमें म्यूचुअली डिवोर्स लेना है, तो कोर्ट उनको 6 महीने साथ में रहने को बोलता है। ऐसा मतलब उनको समुपदेशक के मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, वो उनको काउंसलिंग करते हैं। तो ये सब प्रोसेस होती है। और जब उनका डिवोर्स हो जाता है तो वो लोग ये कर सकते हैं, मतलब दूसरी शादी के लिए उनको परमिशन मिल जाती है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। और उनकी शादी के दौरान जो बच्चे होंगे वो मतलब ये होंगे, मतलब वो लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे उनके। लेजिटिमेट यानी वो होते हैं ना जायज़ और नाजायज़, तो वो वही उनको इंग्लिश में लेजिटिमेट और इल्लीजिटिमेट, ऐसे 2 कंसेप्ट है। फिर बाद में हम देखते हैं कि सेक्शन 17 क्या कहता है कि बायगैमी पनिशेबल है अंडर इंडियन पीनल कोड। अगर कोई भी बायगैमी कर रहा है, मतलब हस्बैंड बायगैमी कर रहा है, तो वो पनिशेबल है। और जो भी इस एक्ट के अंडर जो भी कंडीशंस है वो अगर फॉलो नहीं हो रही, तो फिर वो मतलब उसके लिए भी जो पनिशमेंट्स है तो वो उनको दी जाएंगी। कोर्ट टू विच पिटिशन शाल बी प्रेजेंटेड, तो जुरिस्डिक्शन देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसके जो मतलब डाइवोर्स हो, शादी के हो, तो उसका जुरिस्डिक्शन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर। तो इसमें क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे कि महाराष्ट्र में तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर आएगा, तो जहाँ पे मैरिज हुई हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैरिज हुई हो, जैसे की शादी हुई रत्नागिरी में, तो रत्नागिरी में शादी होगी तो उनका जो डिवोर्स की प्रोसेस है तो वो रत्नागिरी कोर्ट में भी हो सकती है। लेकिन दोनों भी मतलब जो रिस्पोंडेंट और जो भी पार्टी है वो करंटली रह रहे हैं मुंबई में रह रहे हैं, तो उनका डिवोर्स भी चल सकता है। और या फिर दोनों लास्ट में कहाँ रह रहे थे, लास्ट में वो दोनों पुणे में रह रहे थे एक साथ, तो पुणे में भी उनकी केस चल सकती है, तो इनको जुरिस्डिक्शन, इन कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिवोर्स लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आएगा, तो उसमें आपको ऑप्शन होंगे, तो ये 3 ऑप्शन एक साथ हो सकते हैं, प्लेस ऑफ मैरिज, रिस्पोंडेंट्स रेसिडेंस, लास्ट शेयर्ड रेसिडेंस। तो ये आपको बस कंसेप्ट समझ के नहीं है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि परमानेंट एलुमिनी एंड मेंटेनेंस। तो इसमें एलुमिनी तो सिंपल है कि अ, जो भी हस्बैंड और वाइफ एलुमिनी हम दोनों को भी मिलती है, मतलब दोनों भी पार्टी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर दोनों भी पार्टी लाइबल है एलुमिनी लेने के लिए। तो
ये डिपेंड करता है कि रिस्पोंडेंट की इनकम कितनी है और पिटिशनर कितने उसकी नीड्स फुलफिल कर सकता है, तो उसके अंडर वो मतलब जो जिसने भी एलुमनी डिमांड की है उसको एलुमनी मिल जाएगी। और एलुमनी ख़त्म कब होगी? जब उनका रीमैरिज होगा या फिर मतलब जो भी कोई भी स्पाउस होगा जिसने एलुमनी जो ले रहा होगा, हाँ, तो जो जब वो दूसरी शादी कर लेगा, सेकंड मैरिज कर लेगा, तो वो लायबल नहीं रहेगा किसके लिए? एल्यूमिनी के लिए। तो ये इतना सा एक्ट था हमारा, छोटा सा एक्ट था, लेकिन इसके ऊपर आपको 3 या 4 ही क्वेश्चन आते हैं, पर वो आप बता नहीं सकते क्योंकि 30 ये है सेक्शंस है, तो 30 सेक्शन के ऊपर में पूछे जाते हैं सवाल। तो सबको क्लियरली सुनाई दे रहा था? मतलब दे ही रहा था वरना आप लोग कंप्लेंट करते। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। आप मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या-क्या समझ नहीं आया? सबको सब समझ आया मैम क्या? चैट में क्वेश्चन जी, जी सर, आप क्वेश्चन पूछिए। चैट में क्वेश्चन पूछिए, सॉरी, सॉरी मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है। व्हाट इज़ पॉलीगैमी? पॉलीगैमी यानी क्या है कि अ, बाइगैमी यानी 2 मैरेजेस, 2 से ज़्यादा मैरेजेस, 3-4 मैरेजेस उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। आपको आएगी, दोनों भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बाइगैमी और पॉलीगैमी। तो आपको पूछे जाएँगे तो आप याद रखना। दूसरा मैम व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिक्री? डिक्री यानी ऑर्डर। हाँ, एडोलसेंट इज़ रिक्वायरमेंट और नॉट? येस, इट इज़ रिक्वायर्ड। मौसी भांजा, मौसी और भांजा, हाँ, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में आएगा, मौसी और भांजा, वो भी शादी नहीं कर सकते। द एक्सेप्शन फॉर द ओनली 4 रिलीजन्स ऑफ योर मेंशन notified ST और अदर ग्रुप्स लाइक नॉन बिलीवर ऑफ द एनी रिलीजन इट्स। एसटी में क्या है कि जो एसटी कुछ कम्युनिटीज़ है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ही गवर्न होती है, लेकिन जो हिंदू मतलब जो जो एसटी कम्युनिटीज़ खुद को हिंदू एक्ट के अंडर गवर्न नहीं, उनके खुद के स्पेशल लॉज होते हैं, अगर वो उस तरीके से फॉलो करना चाहते तो वो उस तरीके से गवर्न किए जाएंगे। मैम आप म्यूट पे हो मैम, प्लीज वो म्यूट समझा था। करना हो। मैम वो समझा था, लेकिन ये जैसे समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम सुरेश है, महेश है, ठीक है ना, उसके मम्मी डैडी वगैरह सब हिंदू थे पहले, लेकिन अभी वो बोलता है कि मैं कोई जी भी जी, रिलीजन में बिलीव नहीं करता, तो वो उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। अगर वो कोई भी रिलीजन देखिए तो फिर स्पेशल एक्ट के अंडर वो शादी करेंगे। तब अगर वो हिंदू नहीं मानते खुद को, मुस्लिम नहीं मानते, क्रिश्चियन नहीं मानते या पारसी जैन कुछ भी नहीं मानते, तो वो करेंगे शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। और उसके अंडरस्टूड जो भी प्रोहिबिट मतलब मैम, ठीक है। प्रोविजंस के अंडर वो गवर्न होंगे। वो पता है कि हाफ ब्लड फुल ब्लड वाला, तो हाफ ब्लड में आपको फिर से बता देती हूँ। हाफ ब्लड यानी क्या कि एक सॉरी एक होगा हस्बैंड एक और उसके 2 होंगी और उसके जो बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे के हाथ कहलाएंगे। हाँ, और फुल फुल ब्लड यानी क्या? सेम वाइफ एंड मतलब जो भी बच्चे होंगे वो एक ही वाइफ से होंगे तो वो होंगे फुल ब्लड। और दूसरा आता है कि यूटेराइन, यूटेराइन यानी एक वाइफ 2 हस्बैंड। तो उसके अंडर जो भी बच्चे होंगे जिसमें जो रिलेशन होगा होगा तो उसको हम बोलेंगे यूटेराइन, यूटेराइन बोलेंगे। और कोई किसी को क्वेश्चन? मैम किसी को कोई एप्लीकेंट्स प्लेस ऑफ नहीं होगा रेसिडेंस तो कांट बी मैं क्वेश्चन jurisdiction पूछूंगी। फॉर फाइलिंग डाइवोर्स। जस्ट प्लीज रिपीट इट। applicant's place of residence can't be jurisdiction
एप्लीकेंट वाइफ भी रह रही है उस जगह पे, मतलब सॉरी वाइफ, रिस्पोंडेंट भी अगर उसी जगह पे रहा है, जैसे कि एप्लीकेंट गया है किसी दूसरे, मतलब कभी कभी मेंटल टॉर्चर करने के लिए क्या किया जाता है कि ये की जाती है, केसेस फाइल की जाती है, तो ये रोक, जहाँ पे रिस्पोंडेंट है वहां पे करो आप, या फिर जो दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ जिस जगह पे एक साथ रह रहे थे उस जगह पे करो, या फिर आपकी मैरिज हो गई है वहां पे आपको केस फाइल करना है। तो ये तीन ही और कोई वैलिड है ना मैम, क्वेश्चन किसी मतलब को? एप्लीकेंट एप्लीकेंट का प्लेस ऑफ रेसिडेंस जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ, मतलब इनवैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं होता। देखिए, देखिए, इनवैलिड नहीं होता। क्या होता है, अगर मैं कोर्ट हूँ, कोर्ट यानी समझिए कि मैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हूँ, क्या करूँगी कि मेरे यहाँ पे केस आई है फाइल करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता, मतलब रत्नागिरी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस नहीं लेता। तो वो पास ऑन करता है कि रिस्पोंडेंट, सॉरी एप्लीकेंट को बोलता है कि आप ये इस कोर्ट में, हमारे यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है इसका, आप ये इस कोर्ट में फाइल कीजिए केस, तो वो केस पास होता है, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होता है वहां पे पास होता है वो केस। समझ आया आपको? थैंक यू। मतलब इनवैलिड नहीं है वो। हाँ हाँ। और ये सभी जगह पे, मतलब आप कोई भी लॉ ले देखोगे, तो अगर वो उस, जैसे कि बॉम्बे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, और मेरी डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन किसके अंडर आता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है, तो मैं पिटीशन जाके औरंगाबाद हाई कोर्ट में नहीं कर सकती। औरंगाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट को जुरिस्डिक्शन है, मतलब हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, तो वो जाएंगे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आएंगे। तो जुरिस्डिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको पूछेंगे कि जुरिस्डिक्शन यानी क्या होगा उस कोर्ट को, अगर उसके जो टेरिटरी है, उसको जो एरिया दिया है, उस एरिया के अंडर का कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो वो अगर उसके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, तो उसको बस टेरिटरी तक ही लिमिटेड पावर है उस कोर्ट को। तो ये है उसकी, मतलब उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आई वो बताइए। मुझे बताइए कि मैरिज जो होता है, तो सप्तपदी बस कंसेप्ट बताना कोई, ये क्या कंसेप्ट? वो अग्नि रेशमा। के फेरे साथ लेना जी वो वही है। जी हाँ जी। देखिए ये कैसे पता है क्या, अ, आपको ये ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा एक्ट, ये आपको आएगा 4-5 मार्क के लिए आएगा, या 6 मार्क तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स जाएगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ईज़ी एक्ट है और इसके ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप वो छोड़ नहीं सकते। एक-एक मार्क्स से आपके कॉलेजेस जाते हैं, मतलब बहुत बड़े, अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर अच्छे करना है आपको, तो एक-एक मार्क के हिसाब से आपका कॉलेज जा सकता है कि क्लोज़ हुआ 100 को क्लोज़ हुआ और आपको 99 मार्क्स मिल गए, तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ईज़ी बातें आपको अभी क्लियर कर दी जाए तो अच्छी है। इसकी पीपीटी आपको मैंने शेयर कर दी है, फिर भी मैं अभी कुछ सवाल पूछता हूँ, आप बस बता दीजिए कि डिवोर्स के कुछ ग्राउंड बता दीजिए मुझे। ग्राउंड बताए तो किसको, जिसको जो जो याद है ग्राउंड, तो वो बस मुझे ग्राउंड बता दो डिवोर्स के। क्रूरलिटी और म्यूचुअल कंसेंट, अ, हाँ, म्यूचुअल इम्पोर्टेंसी, कंसेंट भी आता है। हाँ, इम्पोर्टेंसी एक है। ड्युअलिटी। और कुछ रह गए बाकी? अरे 16 लोग ज्वाइन हुए हैं, कोई बताओ चाइल्ड मैरिज। बाइगैमी, कि क्या क्या ग्राउंड है। हाँ, बाइगैमी एक। ऋतु, और कोई आपको याद आ रहा है? अडल्ट्री, चाइल्ड मैरिज। शिवम, श्रेयस। चाइल्ड मैरिज एक है, अडल्ट्री एक है। अभी मैं मैम स्पेसिफिक सवाल चाइल्ड मैरिज पूछती आपने हूँ वॉइडेबल मैरिज में बताया था नाम ना। लेके।
चाइल्ड मैरिज हाँ अवॉइडेबल एज में आएगा कि अगर 15 और 18, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं महाराष्ट्र में या फिर कोई भी स्टेट हो तो बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है, तो फिर उसको डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकते कि वो मैरिज वॉइड नहीं किया जाता। अगर लड़की या लड़का दोनों भी, तो अगर वो जब अपना एज कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जो भी उनका लीगली एज है, तो उसके बाद उनको चॉइस दी जाती है कि उनको मैरिज कंटिन्यू, और उसके बीच में भी उनको वो कंटिन्यू करना है मैरिज या नहीं करना है, तो उसको वॉइडेबल मैरिज के अंडर आता है। अभी मुझे बताइए कि लड़की और लड़के की एज क्या-क्या होती है? दोनों एकदम 18 प्लस बेसिक होना चाहिए ना? क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन में 21 and 18. नो, इसकी 21 होती है। स्पेसिफिक बताओ कि Bridegroom 21, bridegroom 21, and यस, girl minimum 18 years. यस 18 ईयर ओल्ड गर्ल। ओके। अब मुझे ये बताइए कि एक सिचुएशन देती हूँ मैं आपको। 1 मिनट बस। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या नहीं, ये बताइए मुझे। कंपलसरी। Yes. हिंदू कंपल्सरी नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है, मतलब क्यों रजिस्ट्रेशन किया जाता है? अगर कंपल्सरी नहीं है तो फिर क्यों किया जाता है? Facilitated proof of marriage. ओके, करेक्ट। वॉइड मैरिजेस कौन सी मैरिजेस हम वॉइड बोलते हैं, वो बताइए। सपेंडा रिलेशनशिप। ओके, सपिंडा रिलेशनशिप हो गया। और Impotence हो सकता है, mental disorder चाइल्ड हो मैरिज। सकता है। नो नो नो, वो वो सारे वॉइडेबल आ गए। मैंने वॉइड मैरिज पूछा आपको। Okay, okay. Prohibited चाइल्ड relationship. मैरिज वॉइड है कि वॉइडेबल है? हाँ, चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल में आता है। आप जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीखेंगे ना, तब आप वॉइड और वॉइडेबल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तब हम देखेंगे ये और डीपली। मैरिजेस है, उसको हम वॉइड मैरिज इसमें कहेंगे। बाइगेमी और prohibited relationship राइट। and subpoena relationship. ओके, तीनों। सपिंडा रिलेशनशिप यानी क्या, कंसेप्ट डिफाइन कीजिए मुझे। कोई कोई भी कर सकता है। वो मदर की साइड से भी 3 जनरेशन का रिलेशन और डैडी की साइड से 5 जनरेशन का रिलेशन। ओके, राइट। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी क्या? प्रोहिबिटेड भी मैंने आपको बताया था। बायगेमी, पॉलीगेमी। रिलेशनशिप पूछ रही हूँ मैं। क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी क्या? सिबलिंग्स हो सकते हैं, मम्मी या डैडी दोनों राइट। के एक हो, ना सेम पेरेंट के बच्चे हो, जैसे मम्मी में भी डिफरेंट बट डैडी इज सेम, और डैडी में भी डिफरेंट बट मूवी इज सेम। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब परफेक्ट है। और अभी आता है कंसेप्ट दूसरा, कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स। तो ये कौन सा ये आएगा, मैरिज का ये आएगा, वॉइड या वॉइडेबल? ये वॉइडेबल है ना?
मतलब किसी एक पार्टी का कंसेंट, हाँ वॉइडेबल है, राइट। मैडम वॉइड और और वॉइडेबल क्या में डिफरेंस पूछे, क्या है वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके एक बार हेलो। बता देती हूँ, या वॉइड यानी क्या, प्लीज प्लीज। वॉइड यानी, हाँ ओके ओके सर, तो वॉइड यानी क्या कि जो वॉइड है, नल है, मतलब आप उसको ये नहीं कर सकते, और क्या बोलते कि एकदम वॉइड बोल सकते कि बायगैमी वॉइड है, उस मैरिज को हम लीगल नहीं कर सकते, वो वॉइड ही है। और वॉइडेबल यानी क्या कि आप, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको रखें या वॉइड कर दे। समझ आया, मतलब जैसे कि जैसे वॉइड मैरिजेस एक मतलब आध, उसको मैरिज माना ही नहीं जाता, मतलब हाँ किसी भी माना ही कीमत पे नहीं उसको जाता, मैरिज माना ही नहीं जाता। और जी वॉइडेबल जी जो जी है जी, वो उसको डिपेंड मैरिज अपॉन नहीं बोथ मानते, द पार्टीज हाँ वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट। बोथ या इधर दे हैव पार्टी, ऑप्शन। इधर पार्टी मतलब बोथ ईदर पार्टी पार्टी। नॉट, किसी की सो मतलब कोई भी एक पार्टी सो के ऊपर डिपेंड है कि वो इट्स अप टू देम मैरिज दैट करें या नहीं करें, whether to continue or not. या If if यस if यस, if we if the marriage is voidable, but both parties has consent that still we want to continue, they can continue. यस हाँ, जैसे कि उसमें लिमिटेशन दी थी, 1 साल की एक परमिशन, मतलब 1 साल की ये दी थी कि फ्रॉड वाला, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरा कंसेंट था, मुझे मतलब शादी के वक़्त मेरा कंसेंट उन लोगों ने फ्रॉड से लिया था, तो आपको 1 साल के अंडर आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। आप ऐसे 4 साल के बाद खड़े नहीं रह सकते कि हाँ, मेरा कंसेंट नहीं था और उन्होंने विदाउट माय कंसेंट उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, और ये आप 4 साल बाद नहीं बोल सकते। प्रेगनेंसी बाय इसमें अदर हम भी एक एक्ट अवॉइडेबल ही है या ना मैम? अभी, जी, जी, अवॉइडेबल है प्रेगनेंसी बाय अदर, मतलब अगर एक स्पाउस को, मतलब हस्बैंड को उसके साथ रहना है, अगर उसको नहीं प्रॉब्लम है उसकी प्रेगनेंसी के साथ, तो वो उसके साथ मैरिज कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन वो उसको डिसीजन 1 साल के अंदर लेना है। मतलब वो 3 शादी के 3 साल, मतलब वो प्रेग्नेंट थी शादी के वक़्त और बेबी हो गया, मतलब दुनिया में आया, और फिर उसके बाद वो नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे शादी ये करनी है, मतलब 3-4 साल बाद वो बोला कि ये बेबी मेरा नहीं था, ये प्रेग्नेंट थी, अब मुझे शादी अवॉइडेबल करनी है, तो वो तब नहीं बोल सकता। अभी इसमें एडॉप्शन का एक्ट बाकी है, एडॉप्शन वाला पार्ट ना हम मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन, दूसरा पार्ट हम बाद में दूसरे लेक्चर में देखेंगे। इसमें बस मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्या-क्या सिखाया कि डिवोर्स क्या होते हैं, डिवोर्स के ग्राउंड क्या होते हैं, सप्तपदी यानी क्या होती है, वैलिड मैरिज के ग्राउंड कौन से होते हैं। तो मैरिज के ग्राउंड बता सकते हैं क्या कि वैलिड मैरिज के ग्राउंड क्या-क्या है? एक बार कोई बता सकता है? मतलब सबको पता ही होनी चाहिए, मैंने अभी पढ़ाया है आपको। दोनों एक रिलीजन के हैं, लड़का लड़की सब पेंडा रिलेशनशिप में नहीं है, और एज भी जो है दोनों की, मेल की 21 है, हुँ। फीमेल की 18 है। राइट, और और कुछ रहा लिविंग है? स्पाउस नहीं, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। राइट, और किसी को कोई पॉइंट रहा हो तो कवर करना है? वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, सपेंडा राइट, करेक्ट। रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। एज होना चाहिए जी, बरोबर। लोग इसमें और भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। आंसर दे रहे हैं। थोड़ी बात है। राइट, राइट, करेक्ट है। और किसी को कोई मैडम डाउट मैडम समझ नहीं आया, मतलब मैं ऐसे इसमें समझ रही हूँ मैं एक बात, डाउट ऐसा आता है हाँ सर। कि कभी 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 ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो वाइफ होती है, मोस्ट प्रोबेबली वाइफ ओनली, हुँ, हुँ, तो या तो वो बेड हुँ, रिडन होती है, सिक होती है, या तो उसको बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो शी इज अलाउिंग हर हस्बैंड टू फॉर रीमैरिज। तो इसका लीगल ग्राउंड क्या है?
हाँ, तो उसमें रीमैरिज हो जी, उसमें अलाउ होता है या फिर और एक डिवोर्स का ग्राउंड ना मिस हो गया है इसमें, मैं आपको बता देती हाँ हूँ। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ का एक ग्राउंड होता है, मतलब ये शायद मुझे नोट्स बनाते वक़्त मिस हो गया मुझसे। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ यानी क्या कि अगर किसी एक स्पाउस को कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ है कि एड्स हो गया किसी एक पार्टनर को या फिर कोई भी एसटीडी वाला चिरुम सर बस आपका माइक ऑफ कीजिए। कोई भी एसटीडी वाला ये हो गया कम्युनिकेबल Thank you डिसीज for हो गया, तो information. How are कोई you? भी एक How are you? तो कोई भी एक पार्टी ये ले सकती है, मतलब डिवोर्स ले सकती है उस ग्राउंड के ऊपर भी। मैम कोविड तो वो वगैरह जैसा कम्युनिकेबल कुछ? वाला पॉइंट मिस हो गया था अपना। नहीं, कोविड नहीं आएगा कम्युनिकेबल में। यानी वो जैसे कि लेप्रोसी था पहले डिवोर्स का ग्राउंड, अभी उन्होंने लेप्रोसी को हटा दिया है उसमें से, डिवोर्स के ग्राउंड के ऊपर से। तो इस मतलब Communicable disease मतलब ऐसे क्या ही है होता है? कि जिससे कम्युनिकेबल मतलब एक की वजह जो से दूसरे को दूसरे हो को हो सकते जाएगा वो डिसीज और उस या हाँ ज्याला जी, संसर्गाचे आपण मराठीत म्हणतो. तो उसमें ओके. जी, तो उसमें वो डिवोर्स ये कर सकते हैं, मतलब माँग सकते हैं मॅडम मी ते विचारलं ना की पत्नी और किंवा किसी पती को जर कोई कंसेंट देत असेल, हा इफ स्पाउस हॅज कंसेंट फॉर जी, रिमॅरेज, हां, कन्सेंट आहे. जी, सो मग ते होऊ शकतं. अशी पर्सन कितीतरी मॅरेजेस आहेत इंडियामध्ये आपण पाहू शकतो. बट देन बट मैम कंसेंट इन जस्ट रायटिंग नो और तो कंसेंट लिखत पाहिजेत ना? हा कंसेंट इन रायटिंग शुड बी नो. हां, सेम कन्सेंट पाहिजे क्वेश्चन. म्हणजे जेव्हा जेव्हा लिखितच पाहिजे, कारण मग नंतर कोणी येऊन नाही लिखत. बोललं पाहिजे, की कन्सेंट नव्हता म्हणून. मग एक स्पाउस हे नाही करू शकत. नाहीतर मग त्याच्यावरती लीगली हे होईल ना, ती मॅरेज व्हॉइड मॅरेजमध्ये येते बायगॅमी. जर कन्सेंट नसेल आणि ती मॅरेज झाली असेल, तर मग त्याला हेच नाहीये, परमिशनच नाहीये. म्हणजे तिला ॲज अ मॅरेज म्हणून कन्सिडरच नाही केलं जाणार. ओके. तर बेसिक कन्सेप्ट होती. आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये आहे ना हे बघू मेंटेनन्स ॲक्ट बघू. प्लस थोडेसे मुस्लिम ॲक्टमधले जे मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट आहे, तर त्याच्यामधल्या ज्या इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन्स आहेत, ज्या एक्झामच्या ह्याच्याने येतील त्या पाहू. आणि ख्रिश्चन ॲक्ट म्हणजे ख्रिश्चन ॲक्टच्या ह्याच्यामधला पाहू, पारसीमधला पाहू आणि कंबाईन एक लेक्चरमध्ये आपलं अथवा फॅमिली लॉ पूर्ण कंप्लीट होऊन जाईल. मॅडम आणि मग तुम्हाला जी हां, बोला सर. तर मग आपलं फॅमिली लॉ पूर्ण कंप्लीट होऊन जाईल त्या लेक्चरमध्ये. त्याच्या नोट्स दिल्या जातील आणि मग एकदा फॅमिली लॉ कंप्लीट झाला, की आपण एक टेस्ट घेऊया फक्त फॅमिली लॉवरती. आणि मग त्या टेस्टमध्ये तुम्हाला जसे ज्याला जितके मार्क्स पडतील त्याच्यावरून आपल्याला कळेल, की कोणाला किती कन्सेप्ट अंडरस्टँड झालात. सो मला वाटते, की आत्ता आपण लेक्चर थांबवूया आपलं, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यांना सगळं समजलं असं मी पाहतेय. काही चॅट बॉक्समध्ये काही राहिलंय का कुणाचं क्वेश्चन? मॅम कॉन्ग्रेशनल राइट्स क्या होता है? कॉन्ग्रेशनल राइट्स मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताई थी, मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ के दिखाती हूँ कॉन्ग्रेशनल राइट्स की. जर कुणाला अजून काही क्वेश्चन असतील समजा आणि काही समजलं नसेल, तर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता. आणि समजा हिंदीमध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आला, तसं मी हिंदीमध्ये मोस्टली सांगितलं. तर हे याच्यासाठी सांगितलं, की मराठी लोकांना हिंदी चांगलं समजतं, पण हिंदी लोकांना थोडं मराठी समजते प्रॉब्लेम होऊन जातो आणि लँग्वेज आपली ईझीच होती. तर मग मैम व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ कॉन्जुनल सकते हैं क्या? राइट्स में जी, आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और हाँ, यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट जॉइन हुए तो उनको ये बताना चाहती हूँ मैं कि हमने क्लासेस स्टार्ट्स की है। मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहे हो तो सनशाइन लॉ के यहाँ पे हमारे कुछ बैच के स्टूडेंट हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। अब आगे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे लेक्चर। तो तो आप लोगों को अगर लेक्चर जॉइन करना हो तो आप लोग लेक्चर जॉइन कर सकते हैं। 600 रुपीज़ फ़ीस है उसमें। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो उनके नोट्स प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन आंसर मतलब अभी हम ये कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हम प्लान करें कि हम एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करें हमारी क्लास की तरफ से।
तो फिर अगर आपको लगाने हो क्लासेस तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर बाकी जो लोग हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो किसी ने पूछा था कि कॉन्जुगल राइट्स क्या है? तो तो उसमें क्या होता है कि एक स्पाउस जो होता है तो वो दूसरे स्पाउस को विदाउट एनी रीज़न ये कर देता है, मतलब उसके जो राइट्स होते हैं, उसके साथ रहने के राइट्स, तो वो डिनाई कर देता है। उस किसी भी अगर 2 लोगों की शादी हो गई है, तो वो एक साथ रहने का उनका राइट है कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के साथ रह सकता है। लेकिन विदाउट एनी रीज़न वो स्पाउस एक साथ नहीं रहने दे रहे, तो वो उसको कॉन्जुगल राइट्स बोलते हैं, और उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंडर वो डिवोर्स भी सीक कर सकता है या फिर कोर्ट में जा सकता है। तो रेस्टिट्यूशन में कोर्ट क्या बोलता है कि मतलब समझो कि एक वाइफ है, तो वो बी के साथ नहीं रह रही है, वो जाके रह रही है अपने घर में, तो कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि जाओ और अपने हस्बैंड के साथ रहो। और समझ आया? अगर नहीं आया तो आप पूछो। मैम टेल मी अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट यानी जो ये नहीं होते, मतलब हिंदू मैरिज बाकी एक्ट के अंडर गवर्न नहीं होते, तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वो गवर्न हो जाते। जैसे कि मैं मैं नहीं, सॉरी, कोई ए इंसान है, वो हिंदू है और वो मैरिज करना चाहता है बी से, जो है क्रिश्चियन या है मुस्लिम या फिर कोई दूसरे रिलीजन का है। तो अगर वो उससे शादी करना चाहते हैं तो वो शादी करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में कि अ, ए ए ए हिंदू है, बी मुस्लिम है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो वो किस एक्ट के अंडर शादी करेंगे? तो नीचे आपको ऑप्शन आएंगे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और लास्ट में ऑप्शन होगा या बीच में ऑप्शन होगा स्पेशल मैरिज एक्ट। तो आपको चूज करना है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो बाकी इतना कुछ नहीं पूछते, बस यही क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। किसी को कोई और डाउट? मैम जो या फिर लेक्चर ज्वाइन हाँ करने के सर। बारे में आप पूछ पूछ रहे थे, तो वो ऑनलाइन लेक्चर या ऑफलाइन? नहीं नहीं सर, ऑनलाइन लेक्चर। ऑफलाइन लेक्चर कैसे? ऑफलाइन नहीं ले रहे हम, बस ऑनलाइन ही लेक्चर लेते हैं हम। मैं मेरे साथ एक अश्विनी मेहत्रे है, ओंकार रास्कर है, और गणेश पंडित है। तो हम 4 लोग लेते हैं। आपके इंग्लिश के लेक्चर होंगे। हम इसके लेक्चर जो अपने रीजनिंग के लेक्चर है, तो उसके लिए हम बाहर से गेस्ट बुला रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी इतनी कमांड नहीं है उस टॉपिक के ऊपर। हमारी कमांड इंग्लिश के ऊपर है, लीगल टॉपिक के ऊपर है, और जो बाकी के टॉपिक है। तो रीजनिंग के लिए हमने कुछ लोगों को मतलब अप्रोच किया है कि जिनका रीजनिंग स्ट्रांग है, बैंकिंग वगैरह वाले लोग हैं, तो वो आपकी कुछ जो एप्टीट्यूड के लेक्चर होंगे तो वो लेंगे। तो तो मैम इसकी ये और सब है। डिटेल्स हम आप ट्राई कर व्हाट्सएप ग्रुप मतलब में हम पूरा। डालिए ना। जी ये सर, जो मतलब वो लेक्चर है ना। व्हाट्सएप ग्रुप आप बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? हाँ जी सर, वो तो व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप मैं इसी के लिए ही WhatsApp बनाया है। हूँ। जी जी, तो हाँ उसमें जी। इसकी पूरी तो डिटेल्स फिर डालिए ना, जैसे मैं डाल टाइमिंग क्या देती क्या हूँ। होंगे। हाँ। सर और मोस्टली टाइमिंग ड्यूरेशन क्या डिपेंड करता होगा। है कि लेक्चरर के ऊपर। हाँ सर, तो टाइम ना डिपेंड करता है लेक्चर, मतलब जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा है उसके ऊपर। जैसे कि अब सैटरडे संडे तो हम ट्राई करेंगे कि 7:30 से लेक्चर स्टार्ट होंगे 8:30 तक। लेकिन जो अगर फ्राइडे में लेक्चर हुआ तो वो 9 बजे हो सकता है, क्योंकि सारे लोग कोर्ट में जाते हैं। या फिर जो ओंकार है उनके लेक्चर रात को 7-8 बजे एंड होते हैं, मतलब वो एनएलयू बैंगलोर के हैं, तो उनके लेक्चर रात में होते हैं। तो फिर हम ट्राई करेंगे कि देखिए आपके लेक्चर एक तो 7 से 8 होंगे, 7:30 से 8:30 होंगे, 8 से 9 होंगे, या फिर 9 से 10 होंगे। तो यही टाइमिंग है अपना। इसके बीच में हमारे लेक्चर होते हैं। मतलब बाकी के लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग। जिसको अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। मैम जो तो पहले यही के है। 3 लेक्चर है मेरे मिस हुए हैं। जी, जी सर, तो वो हम ट्राई करेंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग करें हम, मतलब एक यूट्यूब के ऊपर हम बस एक रिकॉर्डिंग का सेशन कर रहे हैं। और इतने कुछ नहीं, उस लेक्चर में एक इंग्लिश का लेक्चर हुआ था, टॉट का लेक्चर हुआ था। तो जब मैं टॉट का सेकंड लेक्चर लूँगी तो फर्स्ट का एक बार रिवाइज़ करने वाली हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मिल जाएगा, मतलब वो अश्विनी रिवाइज़ करवा के ले लेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अश्विनी पढ़ा रही है और इंग्लिश ओंकार पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको वो टॉपिक आपको वो बता देगा।
अगर आपको नहीं समझ आया तो वो आप उस ट्यूटर को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई नए ज्वाइन Okay, हुए ma'am. हो और आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करने हो तो आप बता सकते हो, मतलब कर सकते हो क्लासेस ज्वाइन। आज के कंसेप्ट में ऐसा समझती हूँ कि सबके सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मैसेज करो मुझे या फिर ग्रुप पे अपनी क्वेरी डाल दीजिए। बाकी हम चलते अब लेक्चर एंड करते हैं, काफ़ी समय हो गया है। तो लेक्चर एंड करें क्या? Yes, ma'am. मतलब Thank you very सबके much. सब डाउट सॉल्व हुए हैं? जी, जी। ओके सर, चलिए।